Hello friends, welcome to Kanun Wala. In this video we will continue our MP GK series. मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज की सीरीज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करी थी हमने, एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है. इसमें हम लोग उस वीडियो का रिवीजन लेते हुए, एक शॉर्ट रिवीजन लेते हुए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. और आज हम कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लें एमपी के रिस्पेक्ट में. देखो, अपन ने डिस्कस किया था कि जो पेंजिया लैंड था उसके ऊपर वाले को अपन लॉरेशिया बोलते थे. लॉरेशिया के बाद में नीचे वाला गोंडवाना था. गोंडवाना से अंटार्कटिका, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बने थे. ये 300 से 600 मिलियन पहले बात है. 300 से अपन 600 मिलियन के बीच की बात कर लें. ये उतने साल पहले, मतलब 60 लाख साल पहले के लगभग की बात है. ये प्री हिस्टोरिक इरा में अगर अपन देखें तो भोपाल, रायसेन, हंडिया, भीमबेटका, सागर, यहाँ पर हमको प्री हिस्टोरिक इरा के कुछ सबूत देखने को मिलते हैं. हमको पता चलता है कि यहाँ पर प्री हिस्टोरिक इरा में, मतलब जहाँ पर हम लोग पुराने ज़माने पे इंसान बसना स्टार्ट हुआ था, तो हमको यहाँ के सबूत मिलते हैं. फिर हम देखें कि कैलियोलिथिक कल्चर की अगर हम बात करें, मतलब ताम्र युग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो ताम्र युग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तांबे के हमको बर्तन वगैरह बनाते हुए दिखे थे. ठीक है, जो कि हमने बात करा था कि हमको बहुत सारी जगह, जैसे हम बात करें जबलपुर के आसपास, बालाघाट के आसपास, वहाँ पर हमको कुछ ताम्र युग की चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि यहाँ पे फॉरेन रिलेशनशिप भी थे. ठीक है, और जैसे ईरान और बलूचिस्तान से, वन सेकेंड, हाँ, ईरान और बलूचिस्तान से फॉरेन रिलेशनशिप भी थे यहाँ के जो राजा थे उनके. और हम बात करें कि यहाँ पर कई एरिया जो थे, जैसे महेश्वर, उज्जैन का नागदा, सागर का ईरान, फिर हम बात करें इंदौर का आज़ाद नगर, टोडी, जबलपुर, बालाघाट, यहाँ पर भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि प्री हिस्टोरिक कल्चर से रिलेटेड करती हैं. फिर हम लोगों ने आर्यंस के बारे में पढ़ा था. आर्यंस का मीनिंग होता है फॉरेनर्स. आर्यंस जो थे वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समय से यहाँ पर आए थे, और उसके कारण एमपी की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी. मालवा प्लेटू की खासकर अगर अपन बात करें तो, नियोलिथिक की अगर अपन बात करें तो नियोलिथिक पीरियड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मालवा जो था वो सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था, और उसको अपन बोल सकते थे अवंती, जो उज्जैन वगैरह आता था. अब जो मालवा प्लेटू था उसमें अवंती जो थी वो कैपिटल थी. ठीक है, जो उज्जैन है. और वेस्टर्न मालवा जो था ये सबसे पावरफुल हो चुका था 1600 में. और ये 16 जनपदों में से, जो अपन ने बात करी थी कि नॉर्थ इंडिया की 16 महाजनपद, उन 16 महाजनपदों में से एक था. यहाँ पर हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन पॉपुलेशन मेनली कंप्राइज करती थी. और महेश्वर जो है वो यहाँ पर मालवा की कैपिटल बाद में बना. फिर हमने देखा था कि मिलिट्री हेडक्वार्टर था ईरान, जो कि इधर था, और विदिशा और बैतुल जो थे वो भी इसकी पावरफुल सिटीज बन चुकी थी. ना, अब हम स्टार्ट करते हैं मौर्यन डायनेस्टी से. हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की. यहां से हमारा स्टार्ट होगा. तो मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो हम लोग देखेंगे कि 320 BCE, ये जो BC वगैरह है, हमको दिक्कत होती है. कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि BC, AD, BCE या अपन बात कर लें CE, ये समझ में नहीं आ रहा है. क्लियर? तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आज ही डाल रहा हूँ, वो आपको उसमें पूरा दिख जाएगा. बेसिक ऑफ हिस्ट्री के नाम से मैं उसको कर दूंगा. उसमें हिस्ट्री का पूरा बेसिक टर्म्स जो होती है वो सब पूरी आपको मिल जाएंगे. ना, आगे हम बात करें तो 320 BCE तक लगभग ये मौर्यन डायनेस्टी इंडिया में, एमपी में एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी. ठीक है, जिसको हम आजकल मॉडर्न डे मध्य प्रदेश बोलते हैं, वहां पर वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी. और हमको इनके रॉक एडिक्ट को हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र. ठीक है, या हम बोलते हैं कि अध्यादेश. तो रॉक के बने हुए, पत्थरों पे बने हुए अध्यादेश हमको यहाँ पर मिलते हैं. ये कहाँ मिले हमको? ये हमको मिले हैं रूपनाथ में. रूपनाथ कहाँ है? ये रूपनाथ जबलपुर के पास.
ठीक है। और दूसरा हमको दतिया डिस्ट्रिक्ट में भी इसको मिलते हैं, दतिया डिस्ट्रिक्ट में भी हमको ये कुछ रॉक एडिक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें, ये मौर्य एम्पायर में हमारे लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मौर्यन इरा की हम बात करते हैं, पोस्ट मौर्यन इरा की। तो पोस्ट मौर्यन इरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 डायनेस्टीज हमारे इंडिया में, एमपी में आ चुकी थी। कौन कौन सी? ये थी शुंग डायनेस्टी और दूसरी थी सातवाहन डायनेस्टी, वाहन डायनेस्टी। ये दोनों एमपी में आ चुकी थी और इन्होंने 100 BC तक यहाँ पर राज किया। क्लियर? इसी समय अगर हम बात करें तो शक डायनेस्टी, शक और कुषाण, ये डायनेस्टीज भी एमपी में एग्जिस्ट कर रही थी और अलग अलग डिफरेंट एरिया में, कहीं पर शुंग थे, कहीं पर सातवाहन थे, कहीं पर शक थे, कहीं पर कुषाण थे। ये ऐसे रूल चल रहा था ना। आगे हम लोग देखें, ना आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग देखें कि कुषाण जो थे, जैसे अपन बात करें कुषाण की, कुषाण डायनेस्टी जो थी वो जबलपुर में थी। हमको जबलपुर में इनके सबूत मिले हैं कि जबलपुर में कुषाण डायनेस्टी के थे। सातवाहन डायनेस्टी की हम बात करें, सातवाहन और शक डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टी जो थी, इन्होंने एमपी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कई बार युद्ध भी करे हैं। फिर हम बात करें सातवाहन डायनेस्टी के जो सबसे पावरफुल किंग थे, जो सबसे फेमस किंग थे, पावरफुल किंग थे, उनका नाम था गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र। ये गौतमी रूप सतकर्णी, ये फुल नेम था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे, इन्होंने शक डायनेस्टी को हराकर और मालवा के ऊपर अपना राज्य अधिपत्य कर लिया था 2nd AD में या 2nd CE में, हम जो भी बोल रहे हैं ना। फिर ये खत्म होने के बाद में इनके बाद में आया शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी जो थी, जैसे ही मौर्य डायनेस्टी, इसमें शुंग डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट राजा हैं वो हैं पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग जो थे, इनका राज मगध वाले एरिया पे भी था, मगध वाले इलाके पे भी था। मगध मतलब जो हम लोग बिहार बोलते हैं, उसका पुराना नाम मगध है, ठीक है। तो बिहार वाले एरिया पे भी इनका राज था। और इनका राज जो नर्मदा रिवर आती है, नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर के से सटा हुआ एरिया पे भी इनका राज था। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब पटना, जिसको हम करंट डे में पटना बोलते हैं, बिहार में। फिर हम बात करें अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश, रिसेंटली न्यूज में है, ठीक है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। विदिशा, विदिशा के बाद में हम बात करें कि ये इस टाइप से इनका एरिया में चलते जाता था। फिर हम बात करें, इन्होंने मेरुतंग अवंती इस्टेब्लिश करी थी अपने पुष्यमित्र की डायनेस्टी में, ठीक है। वो हमारे लिए खैर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आगे हम बात करें, इनका जो किंगडम था शुंग डायनेस्टी का, वो विदर्भ वाले इलाके में था। विदर्भ, विदर्भ मतलब हम लोग जो महाराष्ट्र में नागपुर वाला बात करते हैं, नागपुर वाला जो रीजन है, नागपुर, ये नागपुर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? विदर्भ। ये एक्चुअली सेंट्रल इंडिया जब हुआ करता था, जब मध्य प्रदेश नहीं था, सेंट्रल इंडिया था आज़ादी के पहले, तो विदर्भ वाला इलाका एमपी का पार्ट हुआ करता था। तो इसलिए हमको वो भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो नागपुर वाला, विदर्भ वाला जो एरिया था, ये विदर्भ वाली डायनेस्टी जो थी इनकी, वो 2 पोर्शन में बटी हुई थी। 2 हम बोल सकते हैं कि सुप्रीमेसी तो पुष्यमित्र की ही थी, पर 2 राजा वहां पर थे। पहला हम बात करें यज्ञ सेना, यज्ञ सेना, और दूसरा बात करें माधव सेना, माधव सेना। ऐसे 2 तरीके से इनका यज्ञ सेना और माधव सेना करके इनकी डायनेस्टी वहां पर भी चलती थी, विदर्भ वाले इलाके में। अब हम इसके बाद देखें, शुंग डायनेस्टी के बाद में आए थे गुप्ता डायनेस्टी।
गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो लगभग 4 CE में आ चुकी थी, ठीक है। ये CE, AD, BC, BCE ये सब एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए, ये सब आपका नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं और बिल्कुल ईजी है। जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये था क्या, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं ना। गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो ये समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त, ये किंग अशोका था ना, वो वाली डायनेस्टी है, ठीक है। समुद्रगुप्त वगैरह वाली नहीं, वो मौर्य डायनेस्टी थी, ये गुप्त डायनेस्टी थी इसके बाद की। तो समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने सेंट्रल इंडिया में अपनी पकड़ बनाई और हमको प्रयाग प्रशस्ति जो मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति में हमको पढ़ने को मिलता है कि इनका जो राज था वो बैतुल तक था। क्लियर, इन्होंने बैतुल तक का इलाका जो था वो कॉन्कर कर लिया था। इन्होंने शक को डिफीट भी कर लिया था, जो शक बचे थे, शक को मौर्यन डायनेस्टी ने भी डिफीट किया था, हमने ही पढ़ा। शक को सातवाहन ने भी डिफीट किया था, सातवाहन के गौतमी पुत्र सातवाहन सातकर्णी ने, उन्होंने भी डिफीट किया। और बाकी जो बचा कुचा एम्पायर था वो गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त ने डिफीट कर दिया। हमको मध्य प्रदेश में जो बाघ केव्स मिलती हैं वहां से भी हमको पता चलता है कि ये गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पर थी। इसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में इसमें आए थे इंपॉर्टेंट राजा जो है वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने शक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। शक डायनेस्टी को पूरा तरीके से इन्होंने मालवा प्लेटू से हटा ही दिया था। और इन चंद्रगुप्त सेकंड ने कई कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिजेस करी थी। राजा होते थे ना, तो राजा क्या करते थे, दूसरे राजाओं के साथ में, की बेटियों के साथ में, उनकी बहनों के साथ में शादी कर लेते थे अलायंस के तौर पर, समझौते के तौर पर। तो ऐसा इन्होंने भी करा था। तो इन्होंने कौन कौन से उससे करा था, वक और वकटेका, वक और वकटेकास, इन दोनों के साथ में इन्होंने जो कि बोल सकते हैं हम कि सदर्न ऑफ द नर्मदा जो रिवर जा रही है उसके साउथ में, मतलब महाराष्ट्र वाले इलाके में ये वक और वकटेकास डायनेस्टीज थी, उसके यहाँ से इन्होंने मैरिटल अलायंसेस भी किए थे। फिर इसमें पुष्यमित्र और हुनास जो थे उन्होंने स्कंदगुप्त, इसी में चंद्रगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त आए, तो स्कंदगुप्त को उन्होंने डिफीट कर दिया। उनके सन जो आए, लेटर पुष्यमित्र एंड हुनास अटैक्ड द किंगडम एंड डिफीट द स्कंदगुप्ता, द सन एंड सक्सेसर ऑफ द कुमारगुप्त। ये स्कंदगुप्त किसके लड़के थे, कुमारगुप्त के। एंड फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर एंड द फॉलोड बाय द हर्षवर्धन रूल इन द कन्नौज। कन्नौज कहाँ है, यूपी में। नाउ आगे हम बात करें हुनास डायनेस्टी के बारे में। अब ये गुप्तास चले गए, इनका वो हो गया, तो अब आए हुनास डायनेस्टी। हुनास डायनेस्टी जो आया, ठीक है, हुनास डायनेस्टी ने क्या करा कि ये अपन बोल सकते हैं कि एक सेंट्रल इंडिया की मतलब एमपी की एक ट्राइब थी और बार्बरिक ट्राइब थी ये। बार्बरिक मतलब बहुत ज्यादा बर्बर, मतलब क्रूर, वैसी ट्राइब थी ये। और इसके जो लीडर थे हुनास के, उनका नाम था तोरामनास थे, ठीक है, जिसको बाद में हम देखेंगे तो उन्होंने 530 एडी के लगभग अगर हम बात करें तो यशोधर्म आए थे, इनके पुत्र यशोधर्म आए थे, इनके पुत्र। उन्होंने हुनास को डिफीट किया और उसके बाद वो 5th सेंचुरी तक उन्होंने राज किया हुनास ने। हुनास के जाने के बाद में यहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो महाराष्ट्र की है वो आई यहाँ पर
और उनके आने पर, ये लगभग आए थे 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में। तो 7th सेंचुरी में जब आए तभी यहाँ पर माहिष्मती, जैसे हम बात करते हैं महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, फिर हम बात करें और राष्ट्रकूटास, ऐसे बहुत सारी स्मॉल स्मॉल डायनेस्टीज यहाँ पर आने लगी। और इन राष्ट्रकूटास ने मालवा के ऊपर राज भी इस्टेब्लिश कर लिया ना। अब इसके बाद राष्ट्रकूटास जब आ चुके थे, ये खत्म हो रहे थे, लगभग पावर इनकी खत्म हुई, तब आ गए गुर्जर प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारास। जब गुर्जर प्रतिहारास आए, ये लगभग आए थे 8th सेंचुरी में, ठीक है, ये 8th सेंचुरी में आए। तो गुर्जर प्रतिहारास जो आए, इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे वो थे नागभट्ट। नागभट्ट, इन्होंने मालवा पे राज किया। ये बेसिकली राजपूत थे राजस्थान के, और शुरुआत में तो इन्होंने अपनी पावर, जो कैपिटल थी उसको मालवा रखा, और बाद में उसको शिफ्ट करके कन्नौज ले गए। कन्नौज ले गए। कन्नौज पे हम लोग हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ी होगी, तो हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है कि वहाँ पर राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास और जो पाल थे उनके बीच में ट्राइपाइट्रेट स्ट्रगल भी हुआ है। ट्राइपाइट्रेट कन्नौज को लेकर ही वो स्ट्रगल हुआ है। वो भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसके बाद हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारास के बाद में कलचुरीज आए। कलचुरीज जो थे वो डिफरेंट एरिया में रहे, और ये लगभग 10 से 12 सेंचुरी तक ये रहे हैं ये, ठीक है। और ये बेसिकली 2 टाइप के थे कलचुरीज। एक थे जो कि एमपी और राजस्थान पे जिनका राज था, जिनको छेदी कहा गया था, और दूसरे जो थे जिनका कर्नाटक पे राज था, उनको सदर्न कलचुरीज बोला गया था। कलचुरी, ठीक है, इधर छेदी और उधर सदर्न कलचुरीज। फिर हम बात करें परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो परमार डायनेस्टी में ये लगभग 946 एडी के लगभग आए थे। ये 946 एडी में, 946 एडी में जब ये लोग आए तो इन्होंने लगभग 350 साल यहाँ पर राज किया, 350 ईयर्स। और इन्होंने गुर्जर प्रतिहारास को चैलेंज देना स्टार्ट कर दिया। इसमें अगर हम बात करें वरिसिम्हा परमार, वरिसिम्हा सेकेंड जो थे वो इसके राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, उन्होंने अटैक किया और राष्ट्रकूटास से मालवा डायनेस्टी को, मालवा एरिया को कैप्चर कर लिया था। इसी में अगर हमको परमार डायनेस्टी में देखें तो हमको भोज राजा जो हैं, राजा भोज भोपाल के, उनका भी हमको मिलता है, वो भी इसी डायनेस्टी के थे। और राजा भोज जो थे वो न केवल पढ़े लिखे थे, बल्कि वो पतंजलि का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पतंजलि के इतिहास में भी हमको पता चलता है योग पतंजलि मतलब होता है योग शास्त्र। पतंजलि एक व्यक्ति थे जिन्होंने योग शास्त्र लिखा था। तो पतंजलि की जो उसमें है, उसमें भी हमको इनकी कमेंट्रीज वगैरह देखने को मिलती हैं। इन्होंने कुछ कमेंट्रीज वहाँ पर भी करी हैं लोगों को योग वगैरह का नॉलेज देने के लिए। तो योग में बहुत अच्छे राजा भोज थे। क्लियर। परमार डायनेस्टी के बाद में वहाँ पर फिर चंदेला डायनेस्टी आई। चंदेला डायनेस्टीज जो थी वो लगभग 925 से लेकर 1370 तक एमपी में रही। ठीक है। इसी समय सातवाहन डायनेस्टी भी रही। ठीक है। ये बुंदेलखंड से लेकर विदिशा, ग्वालियर वगैरह इस एरिया पे थी, पर यह अचानक गायब हो गई डायनेस्टी। क्लियर। लगभग खत्म हो गई। अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे पृथ्वीराज चौहान भी जो थे, पृथ्वीराज चौहान, उनकी भी डायनेस्टी जैसे खत्म हुई थी उन्हीं की डेथ के बाद में, तो वैसा ये भी हो गया। इन्होंने खजुराहो का टेम्पल बनाया था। खजुराहो का टेम्पल चंदेला डायनेस्टी में इन्होंने ही बनाया था। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश जो रहा है वो कई दुनिया की, मतलब अपन बोल सकते हैं कई राजा यहाँ पर इंडिया में आए, एमपी में आए, और एमपी में वो उनकी डायनेस्टी जो थी वो लगभग
ख़त्म हो गई। ये फॉल का रहा है कि एमपी में उन्होंने राज करा, एमपी पे राज करा और वो उनकी डायनेस्टी ही पूरी ख़त्म हो गई। क्लियर? तो ये हमारा एक फास्ट रिव्यू था पूरी एंशियंट हिस्ट्री पे। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री, एमपी की एंशियंट हिस्ट्री जो है ये हमारी कंप्लीट होती है, जो भी राजाओं की तरफ से जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ हम लोग अब वो वीडियो पे देख लेते हैं कि बीसी, एडी वगैरह इनको किसको कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कानून वाला। थैंक यू।